हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी हमारे ग्रुप्स एंड रिंग्स की बुक, जिसमें लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स करवा दी थी। तो आई थिंक कि आप सभी ने अब तक वो सभी कुछ कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। मेरे पास अब तक उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं आया, फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपको नहीं समझ में आई। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो वीडियो को। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। एक बार हम पहले वाला रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आज की थ्योरम्स में यूज़ होगा। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रही हूँ कि ये बुक ऐसी है, साथ साथ करोगे तो समझ में आ जाएगी। एक चीज़ की कनेक्टिविटी आगे कहाँ किस चीज़ में आपको यूज़ मिल जाए आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेस है आपका, यही नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और इस बुक को सिर्फ ये समझ के मत करना कि भाई आपने एग्ज़ाम देना है बीएससी का, या फिर ये एक्सरसाइज कर ली इंपॉर्टेंट है एमडीयू के यूके में आया और ये कर लिया और काम ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्चुअल बुक है, लॉजिकल बुक है। इसमें हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आ जाएगी, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान से और अच्छे से इस बुक को कर लेना। एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ जो लास्ट में करवाया था, जो यूज़ होगा आज। देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप पढ़ा था हमने। क्या था इसमें? अगर जी कोई भी ग्रुप है और डॉट, जनरली क्या होगा आपको हर जगह डॉट या फिर प्लस कुछ भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ अंडरस्टूड होगा कि बाइनरी ऑपरेशन जो है दो एलिमेंट्स के बीच में, दैट इज़ डॉट। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जनरली हम बाइनरी ऑपरेशन लेके चलते हैं। अगर ए भी लिखा है तो इट मीन्स ए इंटू बी ही है, वो अंडरस्टूड होगा वो। अब आपको शुरू की बुक शुरू में तो समझा दी चीज़ लिख लिख के, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी। आगे आगे अब आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, तो वो सीधा आपको ए भी लिखा मिलेगा। तो अगर कोई ग्रुप है जी, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, और अगर एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट कर जाए कि कोई भी एलिमेंट जो आपने ग्रुप का लिया है, सपोज़ कि वो ए है, तो उस ए की वो पावर एम करने पर अगर आपको ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए तो वो एम क्या होगा, उस ग्रुप के एलिमेंट का वो ऑर्डर होगा। अगर एग्जिस्ट कर जाए तो क्या एग्जिस्ट कर जाए? लीस्ट होना चाहिए वो नंबर और पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट ना करे ऐसा कोई नंबर की पावर एम करने पर ई ना आए, तो आप कहोगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर या तो इनफाइनाइट है या फिर ज़ीरो है। जैसे कि आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो हम -1 आता है, आयोटा की पावर 4 करते हैं तो हम 1 आता है, आयोटा की पावर अगर हम 16 भी करें तो भी 1 आएगा। तो 8 करने पर भी 1 आ रहा है। 1 उस ग्रुप की आइडेंटिटी थी ना, जो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाला आपका एग्जाम्पल था। और आयोटा की पावर 16 करने पर भी तो 1 आएगा। बट इट आपको लेनी क्या है? लीस्ट पावर लेनी है पॉजिटिव। तो आयोटा की पावर 4, तो आयोटा का जो यहाँ पे ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? जितने भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो उसका ऑर्डर हो जाता है। और एक चीज़ और जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला कंसेप्ट, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देखो, कोई ग्रुप है जी, तो अगर वो ग्रुप है तो वो क्लोजर लॉ का तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि ग्रुप की सबसे पहली प्रॉपर्टी वही होती है, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या कहता है कि कोई ग्रुप लो जी, और अगर उसके एलिमेंट्स हैं ए बी, तो उनके बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप का ही होगा। बट वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था कि वो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम सेम एलिमेंट्स लेने ग्रुप के, अगर हमने ए ही ले लिया, ए स्टार ए अगर मैं करूँगी, ए इंटू ए करूँगी तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। इंटू ए करोगे तो क्या आएगा? ए क्यूब। ए करोगे तो क्या आएगा? ए की पावर 4। तो इसका मतलब ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 अप टू सो ऑन भी ग्रुप के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज़ नोन एज इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अगर कोई ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप बनता है, उसका कोई भी एलिमेंट लो, उसकी कितनी ही पावर करो, वो भी उस ग्रुप के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी बाय क्लोजर लो। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई, आज की थ्योरम में यूज़ होगी, तो एक बार रिमाइंड करवा दी। ठीक है जी, तीनों चीज़ समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और इंटीग्रल पावर। अब आ जाओ थ्योरम्स पे। सबसे पहली थ्योरम पढ़ो। एक बात और, मैंने पोस्ट डाल रखी है, अगर आप में से किसी ने नहीं चेक करी तो वो चेक कर लेना। आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप्स एंड रिंग्स के, साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए।
प्रिपेयर नहीं हुए हैं अब तक, मिलेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही। कितने दिन बाद मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, जब भी प्रिपेयर होंगे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होने से पहले तो मतलब ही नहीं है कि वो हो जाएंगे, बाद में ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो जो भी समझा रही हूँ वो समझ लेना ध्यान से सिर्फ वीडियो में, ये मत देखना कि ये बुक में से नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे। डोंट वरी, नोट्स में से मिल जाएंगे आपको। और अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे नोट्स में जो जो मैंने लिख रखा है उसका। तो आ जाओ अब थ्योरम्स पे, फटाफट से थ्योरम करने हैं। मैं जैसे करवा रही हूँ वैसे, अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आए तो कर लेना। अगर किसी ने बुक में से करनी हो तो बुक में से कर लेना, मैं बुक वाला मेथड फॉलो नहीं कर। तो फर्स्ट थ्योरम देखो क्या है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा, और जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो लेस देन होगा किससे, ग्रुप के ऑर्डर से, या फिर हो सकता है कि इक्वल हो। क्योंकि कॉमन सी बात है, तो पूरा ग्रुप लो आप, उसका ऑर्डर लो, और एक ग्रुप का एलिमेंट लो, उसका ऑर्डर लो, तो ग्रुप का ऑर्डर तो हमेशा बड़ा रहना चाहिए ना। फिर हो सकता है कि एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, बट कभी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये प्रूव करनी है। और पहले क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट अगर कोई ग्रुप है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, ठीक है। करें थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, मैंने कोई भी जी ग्रुप ले लिया, लेट जी बी एनी ग्रुप। अब इन्होंने कहा है कि उसका फाइनाइट ऑर्डर है, तो मैंने उसका ऑर्डर मान लिया कि उसका ऑर्डर है एन। लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, और एक उसका कोई भी एलिमेंट मान लिया जो उस ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है जी। अब जो चीज़ समझाई थी उसी का यूज़ कर रही हूँ कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर भी, ए क्यूब भी, ए फोर भी, ए फाइव भी, अप टू सो ऑन भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। तो ज़रा देखना, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए सब, ये कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। किसके अंदर, ग्रुप जी के अंदर। और अभी हमने क्या कहा कि ग्रुप जी तो फाइनाइट ऑर्डर का है जिसका ऑर्डर एन, यानी कि उसके अंदर तो एन ही एलिमेंट्स है। यहाँ से हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक जगह तो हम कह रहे हैं कि एन एलिमेंट्स है, एक जगह कह रहे हैं कि इनफाइनाइट। हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, बट वो कैसे, वो हमें समझना है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल था आपके पास, ठीक है, ये वाला एग्जांपल था। तो आपको पता है कि भाई आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है और आयोटा की पावर 16 भी 1 होता है। बट क्या हमने यहाँ पर बार बार आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 16 लिखा। अब देखना ज़रा, 1 की पावर 1 कर लो तो 1 आएगा, 1 की पावर 2 कर लो तो 1 आएगा, 1 की पावर 3 कर लो तो 1 आएगा। बट क्या आपने बार बार 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 लिखा है? नहीं, आपने तो सिर्फ 1 ही लिखा है। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने उस रिपीटिशन को अवॉइड करके एक सेट बना दिया ऐसे। तो इन सेम वे मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये चीज़ जब भी पॉसिबल है जब एलिमेंट्स रिपीट करना स्टार्ट कर जाएं। रिपीट इन द सेंस कैसे, कि ए की पावर आई इक्वल हो जाए ए की पावर जे के, और आई और जे इक्वल ना हो। कैसे लिखा मैंने, जैसे अगर हम ऐसे लिख दें 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3 इक्वल है, तो 1 क्या है, बेस यानी कि ए। बट क्या 2 और 3 इक्वल है? नहीं, 2 और 3 तो इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही लिया है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए कि ए की पावर आई और ए की पावर जे इक्वल हो जाए, और ए और आई और जे इक्वल ना हो, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप आई को बड़ा ले लो, जे को बड़ा ले लो। मैं यहाँ पे आई को बड़ा ले रही हूँ जे से, तो क्या होगा, ए की पावर ए माइनस जे किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। हमने क्या किया, ए की पावर आई माइनस जे कर दिया। देखो ये हमने कैसे किया, ये टर्म थी ना यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ लिया, ए की पावर आई माइनस ए की पावर 0 थी। यहाँ क्या बच गया, ए की पावर 0 बच गई ना। यहाँ तो ए की पावर 0 बच गई, ये जे यहाँ माइनस में आ गया। और किसी भी एलिमेंट का पावर अगर 0 तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। अब ये रिजल्ट ध्यान से देखो, ए की पावर कुछ करने पर आपको ई मिल रहा है, ए की पावर कुछ करने पर आपको ई मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ए का ऑर्डर यही हो। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक रिमार्क पढ़ाया था, ये जो भी हमने किया है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इसके नीचे दे रखा है। अगर ध्यान नहीं है तो दोबारा से बता देती हूँ। क्या था वो रिमार्क, कि अगर ए की पावर एम करने पर ई आता है, हमने ए की पावर एम करी और वो ए के इक्वल आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि उस ए का ऑर्डर एम ही हो।
वही सेम बात आयोटा वाला एग्जांपल कि आयोटा का पावर 16 भी तो 1 है, बट क्या 16 उसका ऑर्डर है? नहीं। बट ये ज़रूर कंफर्म है कि 16 हो सकता है ऑर्डर, और 16 से कम हो सकता है ऑर्डर, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ए का ऑर्डर होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एम रहेगा। हो सकता है कि एम हो, लेकिन एम से कम ही होगा, एम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, आपका ए का ऑर्डर अगर आप चाहो तो इसको ए की पावर एम भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देना वेयर एम इक्वल टू आई माइनस जे, समझ लो, लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट चीज़ समझ लो कि कंसेप्ट समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ए की पावर समथिंग करने पर आपको ई मिल गया, इसका मतलब मैंने इसका नाम अगर एम रख दिया तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एम है। हमें क्या मिल गया कि ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू एम है, तो इट मीन्स एक फाइनाइट नंबर आ गया ना कि या तो एम है या फिर एम से कम है। क्यों? क्योंकि अगर ए की पावर समथिंग करने पर आपको ई मिल रहा है तो इट मीन्स इसका ऑर्डर तो फाइनाइट है। अभी समझा के चुकी हूँ, अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए की पावर समथिंग करने पर ई ना आता, तो कहते कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है या फिर ज़ीरो है। बट यहाँ तो ए की पावर कुछ करने पर आपको ई मिल रहा है, तो डेफिनेटली ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइट। तो हम लेके क्या चले थे? ग्रुप को फाइनाइट, और क्या प्रूव कर दिया कि उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो ऑर्डर होता है ना हर एक एलिमेंट का, एक फाइनाइट ग्रुप का, वो फाइनाइट होता है। ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब हम प्रूव करेंगे कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा लेस रहता है किससे, या फिर इक्वल हो सकता है ग्रुप के ऑर्डर से। ये तो अगर आप वैसे भी समझ के देखें हम, एक तो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर तो सारे एलिमेंट से बन के ग्रुप बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप के अंदर तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, और ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ज़्यादा होगा ना एलिमेंट के ऑर्डर से। छोटा तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है इन केस, बट कभी भी ग्रुप का ऑर्डर छोटा नहीं हो सकता एलिमेंट से। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करके दिखाना सिंपल सा है, 2 लाइन का ही प्रूफ है। देखो हम मान लेते हैं क्या कि जो ए का ऑर्डर है ना वो एन है। हमने मान लिया कि जो हमारा एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर एन है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सब कहाँ पे बिलोंग करेंगे? ये ए की पावर एन तक। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। ये सारे कहाँ बिलोंग करेंगे? जी के अंदर बिलोंग करेंगे। क्लॉजर लॉ से ए इंटू ए भी जी में जाएगा, ए इंटू ए भी जी में जाएगा, ए इंटू कितनी पावर करोगे सब के सब जी में जाएंगे। ठीक है जी। तो जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है ना, मैं उससे उल्टा मान लेती हूँ। मैंने क्या सपोज कर लिया? मैंने ये सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए है ना बड़ा है किससे? जी के, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर से। जबकि मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है? मुझे प्रूव ये करके दिखाना है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होता है ग्रुप के ऑर्डर से। ये चीज़ प्रूव करनी है। इससे उल्टा लेके चली हूँ, ऑर्डर ऑफ ए को बड़ा मान कर चली हूँ ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए कितना ले रखा है? एन। किससे बड़ा हो गया? ग्रुप के ऑर्डर से। ठीक है जी। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ये मतलब है कि ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, जी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स। और ये एन एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग है सभी। ये देखो ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है ना। हाँ, हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा, आयोटा वाला जो केस था, कि आयोटा की पावर 4 भी हो, इसके अंदर आयोटा की पावर 8 भी हो, बट है तो वो सब अलग अलग एलिमेंट्स। तो ग्रुप जी के अंदर तो एन अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो क्या कभी सिर्फ एक ये जो ए का ऑर्डर है स्मॉल एन, क्या ये वैल्यू बड़ी हो सकती है ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं? नहीं जी, ग्रुप के अंदर तो अलग अलग एन एलिमेंट्स हैं। या फिर एम मान लो, जे मान लो, कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको जे मान लो, ये जी हो जाएगा। ग्रुप के अंदर तो अलग अलग जी एलिमेंट्स हैं और ये सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किसको आई? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 1। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हम ये चीज़ ही गलत लेट करके चले थे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो आप लिख देना कि विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू नंबर 1, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। इट मीन्स जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा लेस दैन इक्वल्स टू और
लेस देन इक्वल्स टू रहता है किससे, एलिमेंट के ऑर्डर से। यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, ए है। ठीक है, आगे समझ, बिल्कुल छोटा सा था ये। ओके, ठीक है, आगे समझ। हम देखो नेक्स्ट थ्योरम थर्ड करेंगे पहले, क्योंकि थर्ड से सेकंड थ्योरम करवाऊंगी। सेकंड थ्योरम बुक में अलग तरीके से दे रखी है, हम थर्ड थ्योरम का यूज़ करके सेकंड थ्योरम को करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये तो लिखा नहीं आएगा कि थ्योरम नंबर 2 है 3 है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको ये मुश्किल ना लगे। तो थर्ड आपकी थ्योरम क्या है, इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप इज़ ऑफ ऑर्डर एन। ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर रिजल्ट में यूज़ होगी, तो ध्यान से इसको समझना। क्या कह रही है थ्योरम, इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ जी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि आपके पास ए का ऑर्डर कितना गिवन है, एन, देन तो ये क्या कह रहे हैं कि ए की पावर एम जो है ना वो ई के इक्वल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये कंडीशन है तो ये और ये है तो ये, कब, जब एन डिवाइड करेगा एम को। अगर ए का ऑर्डर एन है, ए कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो ए की पावर एम ई के इक्वल होगा अगर एन एम को डिवाइड करेगा, और अगर एन एम को डिवाइड करेगा तो ए की पावर एम ई के इक्वल होगा। मतलब दोनों ही कंडीशन है, अगर ए की पावर एम ई के इक्वल है तो एन ज़रूर एम को डिवाइड करेगा, और अगर एन एम को डिवाइड कर रहा है तो पक्का ए की पावर एम ई के इक्वल होगा। देखो ये चीज़ आपको गिवन है, ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन करने पर ई आएगा। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए की पावर एन तो ई के इक्वल गिवन है। और केस एक बार तो हम ये लेके चलेंगे कि सपोज करेंगे ए की पावर एम भी ई के इक्वल है, ये प्रूव करेंगे, और एक बार ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। अब आपके माइंड में इस चीज़ का डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अभी लास्ट चीज़ में एग्जाम थ्योरम में समझा के चुकी हूँ, आयटा वाला ही एग्जाम्पल कि आयटा की पावर 4 भी तो 1 होता है, 16 भी तो 1 होता है ना। तो वही सेम चीज़ है कि आयटा की पावर 4 भी तो 1 है, 16 भी तो 1 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ए की पावर एन और एम दोनों ही के इक्वल कैसे हैं, वो उस तरीके से है। ठीक है जी, क्लियर है। तो करें फिर प्रूफ को स्टार्ट, तो करते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ ए एन के इक्वल है, इट इम्प्लाइज कि ए की पावर एन तो है ई के इक्वल। ठीक है जी, हम कोई भी ग्रुप ले लेंगे, ए उसका एलिमेंट ले लेंगे सच दैट कि उसका ऑर्डर है ए। ये सब हम लिखने का काम बाद में करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले मैं लेके चली, क्या सपोज किया मैंने कि ए की पावर एम ई के इक्वल है, ये मैं मानकर चली, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि एन एम को डिवाइड करता है। अब अगर यहाँ डिवीजन की बात आई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। देखो क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, बताती हूँ एग्जांपल से। बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट कि m जो है वो ऐसे हो। देखो अगर सपोज 17 है, यहाँ 5 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो 17 को कैसे लिखते हो, ब्रेक करके 5 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि m किसके इक्वल है, एन क्यू प्लस आर के। यहाँ m कौन है 17, यहाँ n कौन है 5, यहाँ q कौन है 3, और यहाँ r कौन है रिमाइंडर दैट इज़ 2, q मतलब क्वेश्चन दैट इज़ 3, n मतलब वो नंबर जिसे आप डिवाइड करो, और m मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो प्रूव करना है कि भाई क्या प्रूव करना है हमें, एन एम को पूरा पूरा डिवाइड करता है, एन एम को डिवाइड करता है। इट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब ये रिमाइंडर ज़ीरो हो, और यहाँ पर जो ये रिमाइंडर होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, हमेशा ज़ीरो और एन के बीच में। रिमाइंडर क्या पॉसिबिलिटी है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ज़ीरो आए, या फिर ज़ीरो और एन के बीच में आएगा। कभी भी रिमाइंडर 5 से बड़ा तो नहीं आ सकता ना, तो ये रिमाइंडर की कंडीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, हम अब मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, देखो अब दो ही केस हैं। अगर आर ज़ीरो हो जाए, अगर आर ज़ीरो हो जाए तो बात ही ख़त्म, एम इक्वल टू एन क्यू आ जाएगा। और इससे क्या इम्प्लाई होता है कि भाई एन ने एम को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ 15 हो जाए तो 5 3 15 करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर ज़ीरो आया तो बात ही ख़त्म। बट अगर आर एम, अगर आर ज़ीरो की इक्वल ना हो, हम कह रहे हैं कि आर ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो एम इक्वल टू एन क्यू प्लस आर।
यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई आर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इट मीन्स आर जो है वो ज़ीरो और एन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके कर लिया। यार लेके क्या चले थे, सपोज क्या करके चले थे कि भाई ए की पावर एम ई की इक्वल है। इसका तो यूज़ नहीं किया अब तक, अब इसका यूज़ करो। एम के अंदर वैल्यू पुट कर दो, किसकी, एन क्यू प्लस आर की, किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब इसको अलग अलग लिख दो, बेस से मैं तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फिर ए की पावर एन की पावर क्यू कर दो, और ए की पावर आर और ई कर दो। ठीक है जी, ए की पावर एन बताया था किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की कुछ भी पावर करो तो आइडेंटिटी ही रहेगी। और ए की पावर आर, और किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। तो ए की पावर आर किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। सॉरी ज़ीरो नहीं आई, आइडेंटिटी है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ए की पावर आर किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि ए की पावर एम किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो ए की पावर आर तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस, ए की पावर, सॉरी ज़ीरो बोल रही हूँ मैं, गलती से निकल गया। हम क्या लेके चले थे कि भाई ए की पावर एम ई के इक्वल है, और आगे आ गया ए की पावर आर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो ये क्या आ गई आपकी, तो ये क्या आ गया आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ए का ऑर्डर तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, एन है। और यहाँ पे क्या आ गया, ए की पावर आर करने पर ई आ गया। और जो आपका आर है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ज़ीरो से लेके एन के बीच में लाई कर रहा है। जबकि ए का ऑर्डर तो एन है ही, ए की पावर एन करने पर तो ज़ीरो ई आ ही रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम लेके ही गलत चले थे कि आर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो आर को ज़ीरो के इक्वल होना पड़ेगा, और अगर आर ज़ीरो के इक्वल है तो एन एम को डिवाइड कर ही रहा है। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एक चीज़ तो हो गई डिवाइड, एक चीज़ तो हो गई प्रूव कि अगर ए की पावर एम भी ए के इक्वल है तो ज़रूर एन एम को डिवाइड करेगा। अब कन्वर्स क्या लेके चलेंगे कि एन अगर एम को डिवाइड कर रहा है, तो देखो कन्वर्सली हम क्या सपोज करेंगे कि एन एम को डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि अगर एम एन को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, क्योंकि आर तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एम इक्वल्स टू एन क्यू होगा। और मुझे प्रूव क्या करना है, अब टू प्रूव में मुझे क्या करना है, ए की पावर एम को ई की इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, तो देखो क्या था आपके पास, ए की पावर एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो ए की पावर एम को, ये जो ए की पावर एम है इसके अंदर एम की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन क्यू। इसको क्या लिखा जा सकता है, ए की पावर एन और पूरे की पावर क्यू। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए का ऑर्डर कितना है, ई है, यानी कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है, यानी कि ए की पावर एन करने पर क्या आएगा, ई की पावर क्यू करो तो भी क्या आएगा, ई। तो ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, बस हो गया प्रूफ। था कुछ मुश्किल, दो लाइन का क्वेश्चन था। तो ये थ्योरम का यूज़ करके हम सेकंड थ्योरम करेंगे। क्या था इस थ्योरम में, दोबारा बता देती हूँ। अगर कोई ग्रुप है जी, उसका कोई एलिमेंट है ए, उसका ऑर्डर है एन, तो प्रूफ करो कि भाई ए की पावर एम ई के इक्वल होगा अगर एन एम को डिवाइड कर रहा है तो, और अगर एन एम को डिवाइड कर रहा है तो ए की पावर एम भी ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम करते हैं अपनी थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, देखो थ्योरम नंबर सेकंड है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। कि ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर है, कोई ग्रुप है उसका कोई एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर है वही उसके इन्वर्स का ऑर्डर होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमें प्रूव करनी है कि ए और ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है ना वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैंने कोई जी ग्रुप ले लिया और एक उसका कोई एलिमेंट ले लिया जी। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या केस बन सकता है कि ये जो ऑर्डर है ज़रूरी थोड़ा ना कि फाइनाइट हो, दोनों केस बन सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाए तो पक्का ए इन्वर्स का भी इनफाइनाइट होगा, और अगर ए का फाइनाइट लेके चलेंगे तो ए इन्वर्स का भी फाइनाइट प्रूफ करना होगा। तो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो अगर मान लो कि भाई ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है ए का ऑर्डर, इनफाइनाइट।
ठीक है, ए का ऑर्डर फाइनाइट मान लिया और मान लेते हैं कि जो ए इनवर्स है ना उसका फाइनाइट ऑर्डर है और वो ऑर्डर मान लो कि क्या है एन। हम क्या कह रहे हैं इस थ्योरम में, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो ए का ऑर्डर होगा वो ये ए इनवर्स का होगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने उल्टा मान लिया, मैंने मान लिया कि जो ए इनवर्स है उसका ऑर्डर होगा क्या होगा, उसका ऑर्डर एन होगा। एन एम जो मानना है मान लो, एम मान लो चाहे, ठीक है, कुछ भी मर्जी, आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी मान लेना। मैंने मान लिया कि ए इनवर्स का ऑर्डर है ना एम होगा, ठीक है, जो कि क्या है, एक फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ए इनवर्स की पावर एम करने पर ई आ रहा है, तभी तो लिखते हैं कि भाई ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, ऐसा केस है। और ये चीज़ हम कैसे लिखते हैं आपको मैंने समझा रखा है, इन्वर्स लिखो, उसकी पावर करो या फिर पावर लिखो और उसका इन्वर्स करो, इट मीन्स द सेम, सेम बात होती है। अगर यहाँ पे मान लो -2 हो तो ए की पावर एम करके फिर -2 करो पावर, तो वो भी सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इन्वर्स ले लो दोनों तरफ, टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, यानी कि ए की पावर एम तो था ही, इसका इन्वर्स था और उसका भी इन्वर्स ले लिया, और ई का इन्वर्स तो आपको पता है ई ही होता है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि ए का इन्वर्स करो और उसका इन्वर्स करो तो ए ही आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे को ए मान लो, ये क्या है, पूरा ए है, ए का इन्वर्स और फिर उसका इन्वर्स, यहाँ पे फिर बी मान लो इसको, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे मान लो कि बी है, बी का इन्वर्स और पूरे का इन्वर्स, तो क्या आएगा बी, और बी है कौन, ए की पावर एम, तो यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर एम, और इधर क्या आएगा ई, तो क्या आ गया ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ पहले समझाई थी कि भाई ए का ऑर्डर ज़रूरी तो नहीं है कि एम हो, लेकिन हाँ एम हो सकता है और एम से छोटा हो सकता है। तो इससे एक बात तो वेरीफाई होगी कि जो ए का ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ए, वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। देखो फाइनाइट है तभी तो ये कंडीशन आई, ए की पावर एम करने पर ई मिलता। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होता, ए का अगर ऑर्डर इनफाइनाइट होता तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती, यहाँ पे ये ई के इक्वल आता ही ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, फाइनाइट है। तो देखिए लेके क्या चले थे क्वेश्चन में, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट, आ क्या गया, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैं मान के चली थी कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई क्योंकि हम ये चीज़ गलत सेट करके चले थे। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग एज वी टेक ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज़ फाइनाइट। तो अगर ए इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो पक्का ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ में तो आ गया ना, ये लिखा हुआ मिल जाएगा, सिर्फ समझ लो। अभी हम ए को इनफाइनाइट ऑर्डर का लेके चले थे और हमने मान लिया था कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट, और वो एम है। तो जब हमने प्रूव किया तो यहाँ से ए का ऑर्डर फाइनाइट आ गया, जबकि हम तो इनफाइनाइट लेके चले थे, क्योंकि आगे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों आई, क्योंकि हम ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट लेके चले थे। तो अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट तो ए इनवर्स का भी इनफाइनाइट। अब क्या लेकर चलूँगी कि ए का ऑर्डर फाइनाइट मान लेंगे, फिर मान लेंगे कि ए इनवर्स का ऑर्डर इनफाइनाइट है, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो फिर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। समझ में आ गया ना कैसे करना। तो आ जाओ केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट, यहाँ पे मान लो कि वो क्या है, एन के इक्वल है। ए का ऑर्डर हम एन के इक्वल लेके चल रहे हैं, अब प्रूव करना है तो उससे उल्टा मान लेंगे। ठीक है जी, देखो पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन करने पर ई आएगा। यहाँ पे क्या करो, इन्वर्स ले लो बोथ साइड, तो ए की पावर एन और उसका इन्वर्स ई का तो सेम ही रहेगा। फिर ए की इन्वर्स और उसके पावर एन, उस तो बी की इक्वल ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करना सिखाती हूँ आपको, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसका थ्योरम कहा था ना यूज़ होगी, तो वो कैसी यूज़ होगी अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इन्वर्स की पावर एन करने पर ई, तो इसका मतलब पक्का कि जो ऑर्डर है किसका, ए इन्वर्स का, वो लेस देन इक्वल्स टू एन है। तो यहाँ से क्या बात वेरीफाई होती है कि जो ए इन्वर्स है उसका ऑर्डर एक फाइनाइट वैल्यू है, तभी तो ई कुछ पावर करने पर ई आ रहा है ना, तभी तो कुछ पावर करने पर ई आ रहा है। हम केस कौन सा कर रहे हैं, फाइनाइट वाला, फाइनाइट वाला ही केस कर रहे हैं ना हम। ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चले हैं,
फाइनाइट लेकर चले हैं। देखिए अब यहाँ से हम ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्ट कि भाई ए इनवर्स का भी फाइनाइट ऑर्डर आ गया, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते आप। देखो अगर, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि वो एम अभी एन है या नहीं है, ये चीज़ तो नहीं पता हमें एन है या फिर एन से छोटा है, तो अभी हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। ये चीज़ हम कब बोलेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो इफ़ सपोज हम लेट कर रहे हैं कि मान लिया कि भाई इसका ऑर्डर है ना एम है, इसका ऑर्डर एम है, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है? एम है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, तो ए इनवर्स का तो ऑर्डर एम और ए इनवर्स की पावर एन करने पर ई, इसका भी क्या मतलब है कि ए इनवर्स की पावर एम करने पर ई आ रहा है। तो वो वाली थ्योरम लगाना कि ए इनवर्स का ऑर्डर दे रखा, आपको एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा था एन, ये दे रखा था ना उस थ्योरम में कि ए का ऑर्डर क्या था? एन। यहाँ पे ए इनवर्स का ऑर्डर है एम और साथ में ए की पावर एम करने पर ई आ रहा था। यहाँ पे उस ए की जगह ए इनवर्स है, ए इनवर्स की पावर एन करने पर ई आ रहा है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो एम क्या करेगा? एन को डिवाइड करेगा। ये तो बात थी, ये तो थ्योरम थी जो भी करके चुके हैं। देखो ये क्या थी, ए का ऑर्डर एन था, ए की पावर एन ई की इक्वल था, ए की पावर एम ई की इक्वल था, तो एन एम को डिवाइड कर रहा था, एन एम को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स का ऑर्डर यहाँ पे एम है और ए की पावर एन करने पर ई आ रहा है, तो यहाँ पे एम क्या करेगा? एन को डिवाइड करेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अब मिलेगी क्या? चलिए कि भाई ए इनवर्स का ऑर्डर मैंने एम माना है, लेट किया ना ये चीज़, इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एम करने पर ना ई आर। ठीक है, तो इसका मतलब ए, इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है, फिर वही वाला कंसेप्ट लगाओ, टेक इनवर्स बोथ साइड, तो ए की पावर एम इनवर्स और फिर उसका इन्वर्स कर दो। अब इस पूरे एलिमेंट को ना बी मान लो, बी इन्वर्स का इन्वर्स क्या आएगा? बी, तो यानी कि ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल। और हम ऑर्डर क्या लेके चले थे? ए की पावर एम की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल। बट जबकि ए का ऑर्डर तो कितना था? एन था। देखो ए की पावर एन करने पर ई आ रहा था ना, ए की पावर एन करने पर क्या आ रहा था? ई आ रहा था। तो इसका मतलब ए की पावर एन करने पर क्या आ रहा था? ई आ रहा था। यहाँ पे भी अब वो कंडीशन लगा दो, ए का ऑर्डर ए की पावर एम करने पर ई आ रहा है, ए की पावर एम करने पर ई आ रहा है और ए का ऑर्डर एन है, ए का ऑर्डर एन है, तो इस कंडीशन में पक्का क्या होगा कि एन एम को डिवाइड। किससे लिखी मैंने ये चीज़? थ्योरम से लिखी। समझ रहे हो आप मेरी बात? उस थ्योरम का यूज़ करना आना चाहिए आपको बस। यहाँ पे ए की पावर एम ई की इक्वल आ गया और ए का ऑर्डर कितना है? एन, तो पक्का एन एम को डिवाइड करेगा। ये दोनों कंडीशन अगर है तो ये चीज़ तो पक्का होगी। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट कह रही है कि एम एन को डिवाइड कर रहा है, सेकंड कह रही है कि एन एम को डिवाइड कर रहा है। अभी ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, एक नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, दूसरा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। हो तो सकता है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब ही पॉसिबल है जब ये दोनों ही नंबर क्या हो? सेम हो। इट मीन्स एम और एन को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। अब ज़रा देखो एम क्या था? ए इनवर्स का ऑर्डर था कि नहीं था? और एन क्या था यहाँ पर? एन क्या था? ए का ऑर्डर था ना? ए का ऑर्डर था। तो देखिए ज़रा, इन ए इनवर्स का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि जो इनवर्स का ऑर्डर होगा वो ही एलिमेंट का भी ऑर्डर होगा। पहला केस इनफाइनाइट था, देखो कंफ्यूज मत होना, पहला केस इनफाइनाइट था तो कोई फाइनाइट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे कि भाई ऑर्डर इसके इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ शो करी कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का भी इनफाइनाइट होगा। और यहाँ पे हमारी ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इनफाइनाइट का केस था ना, कुछ फाइनाइट वैल्यू तो हम ढूंढ नहीं सकते थे, बट यहाँ केस क्या था? फाइनाइटनेस का था। आपको फाइनाइट प्रूव करना था कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए इनवर्स का भी फाइनाइट होगा। तो जहाँ फाइनाइट वर्ड आ जाए वहाँ पे आपको किसी एक वैल्यू के इक्वल प्रूव करके दिखाना होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे m इक्वल्स टू n प्रूव करके दिखाया, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ए का और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम है, एक ही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया, वरना अगर इनफाइनाइट वाला होता तो मैं यहाँ से क्या देती कि ये दोनों सेम आ गए। यहाँ पे फाइनाइट था तो इसीलिए वो नंबर हमने निकाला। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, आ गई? क्लियर है थ्योरम? हम बस एक लास्ट थ्योरम, फोर्थ थ्योरम और कर लेते हैं, आज के लिए सफिशेंट होगा।
फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, इम्पोर्टेंट है, कहती है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर सेम वेयर ए एक्स आर द टू एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये कह रही है कि ना इनके जो ऑर्डर है ना, ये जो इसके जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। और अगर ये सेम है, वेयर ए एक्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ द, अच्छा आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर आपको प्रूव करके दिखाना है, सॉरी गिवन नहीं है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। आपको दे क्या रखा है, आपको ना ए और एक्स है ना किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, और अगर ऐसा है तो शो करो कि भाई इनके ऑर्डर सेम होंगे। ये चीज़ अगर आपको थोड़ी सी अलग लगी ना कि ए और एक्स इनवर्स एक्स कैसे आ गया, सेम सिमिलरली ऐसा ऐसा ना, वो भी है, क्वेश्चन है, बताऊँगी। तो ये इसको ना ध्यान से समझना, ठीक है। देखो प्रूव करना है ना कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। अब फिर से ऑर्डर की बात आ गई, तो अगर ऑर्डर की बात आ गई तो ऑर्डर में तो केस अराइज होंगे। हो सकता है कि ऑर्डर इनफाइनाइट हो और हो सकता है कि ऑर्डर फाइनाइट हो, हमें तो पता नहीं, तो हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है, तो इफ़ ऑर्डर इज़ इनफाइनाइट, ठीक है जी। देखो ऑर्डर इनफाइनाइट है तो मान के चलेंगे क्या कि इसका जो ऑर्डर है ना, किसका, एक्स इनवर्स ए एक्स का, वो फाइनाइट है। मैंने मान लिया कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर फाइनाइट है, और जबकि केस कौन सा, इनफाइनाइट है, उल्टा लेके चल रहे हैं। और अगर फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी भाई, फाइनाइट वर्ड आ गया तो वो वैल्यू माननी कि भाई वो एम के इक्वल है, इसका ऑर्डर एम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर एम करने पर क्या आएगा, ई आएगा, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन है, अभी दिखाती हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है। देखो ये देखो 12th क्वेश्चन देखिए ज़रा। प्रूव दैट ए बी, क्या चीज़ प्रूव करनी है, ए बी ए इनवर्स है, उसकी पावर एन करो तो उसको ए बी की पावर एन और ए इनवर्स लिख सकते हो। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, हम करेंगे भी। अभी डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तभी कह रही हूँ कि चैप्टर ऐसे ही है कि अब आपको ये नहीं है कि जो बुक में दे रखा है वही करना है, आपको चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करें कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ए बी ए इनवर्स की पावर एन को कैसे लिख सकते हो, ए बी की पावर एन और ए इनवर्स। यहाँ देखो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम को क्या लिख सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग एक्स इनवर्स ए की पावर एम और एक्स किसके इक्वल, ई के इक्वल। समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। अब मुझे तो चाहिए ए एम, तो इन टर्म्स को ले जाओ वहाँ पर, तो ये एक्स इनवर्स यहाँ की एक्स हो जाएगा और ये एक्स यहाँ की एक्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, एलिमेंट और उसका इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ई इंटू ई क्या होएगा, ई। तो ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया, ई की इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल्स टू एम है। और इसका मतलब क्या है कि ए का ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ फाइनाइट। इसका मतलब तो यही है क्या कि ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। बट हम लेके क्या चले थे कि एक ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्या, पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे एक ऑर्डर हम इनफाइनाइट लेके चले हैं ना और इसका फाइनाइट लेके चले हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गई, एक ऑर्डर फाइनाइट आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने इसका ऑर्डर फाइनाइट मान लिया था। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना थर्ड, वैसे ही बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन बोल रही हूँ थ्योरम। तो अगर एक ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इस वाली टर्म का भी इनफाइनाइट होगा। अब ये तो इनफाइनाइट वाला केस था, ये तो ख़त्म हो गया ऐसे। बट अब हम फाइनाइट वाला केस करेंगे तो उसमें हमें निकालनी भी पड़ेगी वैल्यू कि किस वैल्यू के इक्वल होगा। बस यही फ़र्क होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट में, ठीक है। अब मान के चल रही हूँ मैं कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, वही बात आ गई। अब फाइनाइट है तो किसी ना किसी वैल्यू के भी इक्वल होगा, तो उस वैल्यू को मान लिया कि वो वैल्यू है एन, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। अब देखिए एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर अगर मैं एन करूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं फाइनाइट वाला केस कर रही हूँ ना। अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, और वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं ये चीज़ प्रूव कर रही हूँ। तो अब मैं ये निकाल के देख रही हूँ कि अगर मैं एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करती हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, इस वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स इनवर्स ए की पावर एन और एक्स। बाय यूजिंग दिस, ये ध्यान रखना कि मैंने क्वेश्चन से यूज़ किया, ठीक है। अब देखो
एक्स इनवर्स ए का ऑर्डर क्या लेके चलो क्वेश्चन में, एन, यानी कि ए की पावर एन करने पर क्या आएगा ई, ए की पावर एन करने पर क्या आएगा ई, तो इसकी जगह क्या लिख सकती हो ई, यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख लेना कि ए की पावर एन क्या इसकी इक्वल है ई की इक्वल है। एक्स इनवर्स इंटू एक्स करोगे क्या आएगा ई इंटू ए करोगे क्या आएगा ई, यानी कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन करने पर क्या आ गया ई। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है एन और एन से लेस है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ। देखो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई इसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसका ऑर्डर फाइनाइट है। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर होगी ना कि इसका ऑर्डर एन है या फिर एन से कम है। तो मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर है ना एम है, मैंने क्या मान लिया कि ए क्या था आपके पास ऑर्डर किसका, एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर है ना एम है, क्योंकि एन या एन से छोटा था तो मैंने उसको मान लिया एम। अब देखो इसका ऑर्डर तो एम और इसकी पावर एन करने पर क्या आ रहा था ई, तो प्रॉपर्टी लगा दो जो समझाई थी। अगर ए का ऑर्डर एम है और ए की पावर एन करने पर ई आ रहा है तो पक्का एम एन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है जी, समझ लो बाय यूजिंग दैट थ्योरम हमने ये चीज़ कर दिया। ठीक है, और अभी हमने क्या लिखा था, ये लिख दिया। अब देखो नाउ ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स किसके इक्वल लेके चले, अभी हमने इस वाले स्टेप का तो यूज़ ही नहीं किया, अभी सिर्फ लिखा ही लिखा था। अब मैं ये लेके चलूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर एम करने पर ई आएगा। ठीक है, इसकी पावर एम करने पर ही आएगा। अब इसको उस वाली प्रॉपर्टी से दोबारा खोल दो तो क्या लिखोगे, एक्स इनवर्स ए की पावर एम और एक्स किसके इक्वल आ गया ई के इक्वल, एक्स इंटू एक्स इनवर्स ई ए की पावर एम इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर एम इंटू ई इक्वल टू ई, यानी कि ए की पावर एम इक्वल टू ई। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास ए की पावर एम ई की इक्वल। लेकिन अभी देखना ए का ऑर्डर तो क्या लेके चले थे, एन लेके चले थे। ए की पावर एम करने पर तो ई आ रहा है और ए का ऑर्डर कितना है एन। तो अगर ऐसा है तो वो वाली प्रॉपर्टी दोबारा से लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ए का ऑर्डर तो एन है और ए की पावर एम करने पर ई आएगा, तो इसका मतलब एन एम को क्या करेगा, डिवाइड। इसको माना सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट कह रही कि एम एन को डिवाइड कर रहा है, सेकंड कह रही कि एन एम को डिवाइड कर रहा है। तो तभी पॉसिबल है जब एन और एम इक्वल हो। तो एन क्या लेके चले थे ए का ऑर्डर और एम क्या लेके चले थे एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर, तो ये क्या आ गए, सेम आ गए। यही हमें प्रूव करना था। देखो अगर आपको वो थ्योरम लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो बट मैं बता देती हूँ कैसे लर्न करनी है। कि ए का ऑर्डर तो एन है और ए की पावर कुछ करने पर ई आ रहा है, तो जो ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर वो डिवाइड करेगा किसको, जिसकी पावर करने पर वो ई आ रहा है। ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, अब ए हो या ए इनवर्स हो या बी हो या फिर एन की जगह एम हो या फिर एम की जगह एन हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पे देखो क्या था, ए की पावर एम करने पर ई आ रहा था, लेकिन ए का ऑर्डर तो एन था तो एन एम को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्या था, इसका ऑर्डर तो एम था लेकिन इसकी पावर एन करने पर ई आ रहा था तो एम एन को डिवाइड करेगा, यानी जो ऑर्डर है ना वो पहले आएगा, वो डिवाइड करेगा बाद वाले को। ठीक है, तो फाइनाइट प्रूव करना था, प्रूव कर देगी वो दोनों इक्वल होंगे, बस बात खत्म। तो ये थी आपकी 4 थ्योरम्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है, आई थिंक कि आपको समझ में भी आ गई होगी, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब तक खुद की हाथ से करके नहीं देखोगे, हो सकता है कि आपको बड़ा आसान लगा हो कि हाँ ये ऐसे करना है, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप करने बैठोगे ना तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि स्टेप कहाँ से आया था। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, तो कर लेना प्रैक्टिस। कोई भी स्टेप कहीं पर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।